नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज ये 3 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे और इसके द्वारा हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से जुड़े हालिया सभी मुद्दों को समेट पाएंगे। ये हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, लोकसभा राज्यसभा में कुछ बिल पारित हुए हैं, जो भारत में जिस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं उनकी प्रक्रियाओं में सुधार की गति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसको लेकर कुछ नई चिंताएं जाहिर की गई हैं, कुछ पुरानी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की गई है और उन नई चिंताओं में दोनों बातें हैं, सब्सटेंसिव बातें भी हैं, यानी कि जो बिल में सुधारों में बातें कही जा रही हैं उनकी नीयत पर डाउट जताया गया है, और कुछ प्रोसीजरल बातें भी हैं कि ये जिस तरीके से किया जा रहा है वो तरीका ठीक नहीं है। तो हम उन पुरानी समस्याओं के हल होते हुए भी जो खुशी जताई जा रही है उनके बारे में देखेंगे और जो नई चिंताएं जताई जा रही हैं उनके बारे में भी देखेंगे। पहले एडिटोरियल से शुरू करते हैं। द हिंदू में एस.वाई. कुरैशी साहब ने लिखा है। एस.वाई. कुरैशी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के। वो कहते हैं, ब्रॉडली क्या कह रहे हैं? वो ब्रॉडली कह रहे हैं कि जो 3 सुधारों की बात चल रही है उनमें से एक सुधार पे इनका ज्यादा फोकस है। वो एक सुधार कौन सा है? सभी चुनावों के लिए जो भारत में होते हैं, सभी चुनाव यानी लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, राज्यों के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव और फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चुनाव, सभी चुनावों के लिए एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाने की जो बात चल रही है, सुधार की बात चल रही है, उस पर इन्होंने ज्यादा चर्चा की है। बाकी 2 सुधारों पर उन्होंने थोड़ी कम चर्चा की है। बाकी 2 सुधार कौन से रहे हैं कि सबके इलेक्शन आईडी को उनके आधार आईडी से लिंक कर दिया जाए। एक सुधार इसकी बात चलती रही है और दूसरा सुधार की बात चलती रही है कि जो वोटर्स हैं, जो नए-नए वोटर्स हैं, जो 18 साल पूरा कर लेते हैं अपना, उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाना चाहिए, उसकी प्रक्रिया में भी सुधार की बात हो रही है। तो इन सब बातों में से कुछ बातों पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ पे कम फोकस कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या डिटेल में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो 3 रिफॉर्म्स की बात चल रही है कि विधानसभा और पंचायत इलेक्शंस के कॉमन इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाएं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो क्वालिफाइंग डेट है नए वोटर्स के लिए, उसको बेहतर बनाया जाए। अभी तक क्या होता था कि 1 जनवरी, किसी साल के 1 जनवरी तक जो 18 साल के हो गए हैं उनको वोटर आईडी में एंट्री दे दी जाती थी। उनको फिर अगले साल ये प्रोसेस फिर से खुलती थी, यानी 2 जनवरी से 31 दिसंबर तक वो वोटर आईडी का पार्ट नहीं बन सकते। तो अब कहा जा रहा है कि साल में 4 बार ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो एक सुधार ये हो गया। और तीसरा सुधार कि आधार को इलेक्टोरल रोल से जोड़ दिया जाए, यानी जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है उस वोटर आईडी को आधार आईडी के साथ लिंक कर दिया जाए। इन 3 सुधारों की बात चल रही है। इसमें से तीसरा सुधार को राज्यसभा में एक बिल द्वारा पारित भी कर दिया गया। राज्यसभा, लोकसभा दोनों जगह से वो पारित हो चुका है। अब लेकिन हम फोकस करेंगे जो सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया आज तक रही है और उसमें क्यों सुधार की जरूरत है। कुरैशी साहब शुरू करते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए और जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, म्युनिसिपल बॉडीज हो गई, इन सब के लिए अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। ये कहते हैं कि बरसों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात कर रहा है। फिर ये अपनी यादों में भी जाते हैं कि जब हम थे तो हमने क्या क्या कहा था, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी यादों में जब फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स आर्टिकल लिखते हैं तो अक्सर जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 तरह के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं इंडिया में, हम ये जानते भी हैं। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस पर नजर रखती है, उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करती है। दूसरे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशंस। कई बार लोगों को लगता है कि स्टेट इलेक्शंस कमीशन विधानसभा की जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं उस पर ध्यान रखता होगा कि नहीं। स्टेट असेंबली इलेक्शंस का काम भी इलेक्शन कमीशन के पास ही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास क्या है? पंचायती राज और म्युनिसिपल इलेक्शंस से जुड़ी चीजों की निगरानी करना, निगहबानी करना, उनके लिए अरेंजमेंट करना स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है। अब आते हैं इलेक्टोरल रोल पे। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास 2 विकल्प होते हैं कि या तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोल बना के रखा है लोकसभा विधानसभा चुनावों का, उसी को हूबहू इस्तेमाल कर ले या अपना नया रोल बनाए। कई स्टेट अपना रोल नया बनाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी। ये अपना अलग अलग खुद बनाते हैं इलेक्टोरल रोल।
अब वो कह रहे हैं, संपादकीय आगे बढ़ता है और कहता है कि जो प्रक्रिया है इलेक्टोरल रोल बनाने की, ये मेंशन्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल। ये रूल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत बनाए गए हैं। इन नियमों में इन बातों का जिक्र है कि इलेक्टोरल रोल कैसे बनाया जाएगा। संविधान में नहीं है, इन नियमों में जिक्र है। एक प्रश्न ये बनता है, इंटरेस्ट की बात भी है, इनका जिक्र यहाँ पर है। तो जो और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो प्राइमरी यूनिट है जहां पर इलेक्टोरल रोल बनाए जाते हैं, वो प्राइमरी यूनिट है असेंबली इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो विधानसभा की इकाई है, वो पूरे भारतीय इलेक्शन प्रणाली में बेसिक यूनिट मानी जाती है। तो आप कहेंगे फिर लोकसभा की यूनिट क्यों नहीं है? लोकसभा का जो लोकसभा क्षेत्र है उसको क्यों नहीं मानते? लोकसभा क्षेत्र कई असेंबली इकाइयों से मिलकर बनता है। तो एक लोकसभा क्षेत्र में कई असेंबली सीट्स होती हैं। और जो पंचायत के लेवल की चीजें हैं, तो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई पंचायत वार्ड्स हो सकते हैं। इस तरह से डिवीजन होता है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मानी गई है, वो किसको माना गया है? असेंबली इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी को। ऐसी ही कई कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है और उन्हीं को तोड़कर म्युनिसिपल या पंचायत वार्ड बनाए जाते हैं। दूसरी इंटरेस्ट की बात ये हो गई। अब आगे संपादकीय बढ़ते हुए कहता है कि जो तीनों हमने टीयर्स देखे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे पंचायत लेवल पे हो, तीनों का जो वोटर है वो तो सेम ही है। अगर यूनिट जो है वो असेंबली इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वही तोड़कर वो पंचायत में भी वोट करेगा, यानी इंडिविजुअल तो वही है जो उस प्लेस ए पर उदाहरण के तौर पर रह रहा है, तो सेम वोटर रहेगा। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कई बार उसको उसका नाम मिसिंग मिलता है किसी एक इलेक्टोरल रोल में से? यह संपादकीय कहता है कि अक्सर वो इलेक्टोरल रोल पंचायत चुनावों के होते हैं। कहते हैं कि बड़ा सरप्राइजिंग है कि वोटर भी वही है, जो उसका नाम दर्ज करने वाले हैं इलेक्टोरल रोल में, वो अफसर भी इन तीनों लेवल्स के लिए सेम ही रहते हैं। अमूमन वोटर भी वही, अफसर भी वही, फिर भी किसी एक लिस्ट में से नाम गायब। संपादकीय कहता है कि ऐसे में ये जरूरी है कि हम कॉमन इलेक्टोरल रोल पर आएं, ताकि ऐसी विसंगतियों से बच सकें। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पंचायत इलेक्शंस में बहुत सारे बोगस वोटर्स, नकली वोटर्स आते हैं, जो असल में वहां पर रहते नहीं हैं, हो सकता है वोट नहीं करते हों, फेक आइडेंटिटीज हों। इस प्रकार के बोगस वोटर्स आते हैं। और ये तब से खास तौर पे होने लगा है जब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 में पास हुआ। पंचायतों को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारी ताकतें मिली, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ताकतें मिली। फाइनेंशियल ताकतों का मतलब होता है लाखों करोड़ों रुपए का बजट हर साल इन बॉडीज को दिया जाता है। तो ऐसे में करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ने का चलन, करप्ट प्रैक्टिसेस का चलन जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो गया, ऐसा ही संपादकीय कहता है। और इस वजह से इनके रोल्स में, पंचायती इलेक्शंस के रोल्स में सबसे ज्यादा विसंगतियां पाई जाती हैं। अब जो इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाते हैं, इसमें जो रिसोर्स लगता है, जो लोग लगते हैं, वो कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं। सबसे ज्यादा कौन आते हैं? स्कूल के टीचर आते हैं, जिनको नौकरी देते वक्त तो कहा गया था पढ़ाई करवानी है, लेकिन फिर तमाम दूसरे काम उनसे करवाए जाते हैं। तो फिर कॉमन इलेक्टोरल रोल का क्या फायदा? कॉमन इलेक्टोरल रोल का फायदा ये होगा, ये संपादकीय कहता है कि कम से कम अब उनको कई बार साल में, एक ही साल में कई बार तो ये काम नहीं करना पड़ेगा कि घर घर घूम के वो इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं। एक चीज, यानी कि वो अपने शिक्षा पर फोकस कर पाएंगे, जो उनका मेन काम है। और दूसरा कि कॉस्ट भी तो बचेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत कॉस्टली एक्सरसाइज भी होती है कि आपको बार बार इलेक्टोरल रोल बनाना पड़ रहा है। एक टेक्निकल डिफरेंस की बात करते हैं, मैं बहुत जल्दी से बोल देता हूं। क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि बस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रोल्स में और विधानसभा के रोल्स में एक अंतर होता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाले रोल में वार्ड नंबर भी मेंशन होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो कॉमन लिस्ट बनाई जाए, उसमें एक कॉलम बना दिया जाए वार्ड का, जो जब विधानसभा के चुनाव हो तो वार्ड वाले कॉलम पर ध्यान ना दिया जाए, यानी उसकी मास्किंग कर दी जाए। और जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हो तो उसको अनमास्क कर दिया जाए, यानी वार्ड नंबर का भी इस्तेमाल कर लिया जाए और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाए। एक टेक्निकल पॉइंट था, बता दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये ज्वाइंट इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं रोल, जो इलेक्टोरल रोल देने वाली मशीनरी है, ताकि ऐसा ना लगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आपस में एजेंसीज मिलकर भी काम कर सकती हैं।
इसके बाद तो मेन बात कर ली कुरैशी साहब ने। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि दूसरा डिसीजन जो था कैबिनेट का वो था नए वोटर्स की एलिजिबिलिटी डेट पर। वो भी आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 14 बी में लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा था कि भाई जो 18 साल 1 जनवरी से पहले जो 18 साल का हो जाता है उसे वोटर के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाता है। यानी 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वाला व्यक्ति अब अगले साल वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो इनका कहना था कि ऐसा देश जो बहुत यंग है वो उसमें बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं 1 साल तक किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाना। तो ये तो बहुत साल से ये फिर से अपने यादों में जाते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत सालों से ये बात कह रहे थे। हमने लॉ मिनिस्ट्री को चिट्ठी भी लिखी थी, लॉ मिनिस्ट्री ने हमें वापस चिट्ठी लिखी कि भाई ऐसा कीजिए, उनके बर्थडे पर ही उनको एक वोटर आईडी कार्ड भेजा जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था ये। बहरहाल संपादकीय कहता है कि सरकार ने जो कदम उठाया है कि साल में कई बार इस प्रक्रिया को खोला जा सकता है, वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, आगे की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी इन सब सुधारों की? वो कहते हैं कि कॉमन इलेक्टोरल रोल अगर इशू करना है तो संविधान में बदलाव करना होगा। यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल्स का जिक्र करेंगे। आर्टिकल 243 के टू 243 जेड ए। आपको ये जो के आर्टिकल के आगे या जेड ए इस तरह के जब अल्फाबेट्स जुड़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये किसी संशोधन के माध्यम से ये आर्टिकल्स जोड़े गए थे। तो उन संशोधन को हम जानते हैं जो संविधान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए संशोधन हुए थे 1992-93 में। तो बहरहाल इन्हीं से स्टेट इलेक्शन कमीशंस को अपनी ताकत मिलती है लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। तो इनमें बदलाव करने की जरूरत होगी ताकि कॉमन इलेक्टोरल रोल्स को कंपलसरी बनाया जा सके। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने इलेक्टोरल लॉज को बदलना होगा ताकि वो ये कह सके कि अब ईसीआई के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उन्हीं को लोकल इलेक्शंस में भी अपनाया जाएगा। इसके अलावा हमने ये बात कर ही ली कि 18 साल के लिए जो 18 साल के लोग हो जाएंगे उनके लिए कई बार इस प्रक्रिया को खोला जाएगा कि वो वोटर बन सकें। इसके बाद वो आधार वाली बात पे भी आ रहे हैं कि आधार को इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक कर दिया गया। ये फिर अपने उसमें जाते हैं स्मृति वन में जाते हैं और कहते हैं कि हमने भी ये सुझाया था ताकि डुप्लीकेशन को रोका जा सके। डुप्लीकेशन एक ही व्यक्ति का कई जगहों पर वोटर आईडी कार्ड है या एक ही शहर में कई सारे एड्रेसेस पे वोटर आईडी कार्ड है, इस प्रकार के अलग अलग तरह के डुप्लीकेशन हो सकते हैं। ये कहते हैं हमने सुझाया था। उसके बाद वो ज्यादा समस्याओं का जिक्र नहीं करते। समस्याओं का जिक्र दूसरे लोग करेंगे अभी आने वाले एडिटोरियल्स में। तो बहरहाल वो इस प्रोसेस का एंड ये कहते हुए करते हैं कि जो भी चुनावी सुधार हो रहे हैं जो कि दशकों से अटके हुए हैं, सरकार ने उस पर कदम बढ़ाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने बात की कि समस्याओं का जिक्र वो नहीं करते। कौन लोग करते हैं? ये लोग करते हैं। सुभाषीष बैनर्जी और सुबोध शर्मा आईआईटी दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। ये इस बात पर बहस कर रहे हैं, इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की बात हो रही है, इसमें क्या समस्याएं हैं, बिंदुवार चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो जिस प्रकार से ये बिल पास हुए, जितनी जल्दी में पास हुए, एक ही दिन में लोकसभा से पास हो गए, फिर तुरंत राज्यसभा से भी पास हो गए, वो अपने आप में समस्या की बात। क्यों समस्या की बात थी? क्योंकि हम इस पर जो बहस सुन सकते थे, बहस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहस में क्या होता है कि कई बिंदु खुल के सामने आते हैं, वो पॉइंट मिस हो गया, वो समय हमसे निकल गया। फिर वो कहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स हमने बात की थी, आरईआर रूल्स की, जो किसके अंतर्गत बनाए गए थे, हमने बात की थी कि ये बनाए गए थे आरपीए एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो कहते हैं कि जब इन रूल्स को बनाया गया था 1950 में, तो डिजिटल एज तो आसपास भी नहीं थी जो आज की है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनमें सुधारों की जरूरत है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ऐसा भारत जिसमें एक नेशन वाइड डिजिटल आइडेंटिटी इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, कौन सा है? वो आधार है। तो ऐसे में ये भी समझने लायक बात है कि सरकार इस बात पर सोच रही होगी कि इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए। यहां तक वो सरकार के साथ चल रहे हैं। बस वो कहते हैं कि लेकिन इस बात को दरकिनार कर भी दिया जाए थोड़ी देर के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था आधार को लेके। क्या कहा था, इसकी चर्चा हम तीसरे एडिटोरियल में करेंगे। बट वो कह रहे हैं कि इस बात को दरकिनार कर भी दिया जाए, जिस बात को तीसरी लेखिका दरकिनार नहीं करेगी, तो भी वो कहते हैं कि आधार के साथ और वोटर आईडी को जोड़ने में कई समस्याएं बची हुई हैं, सामने रहती हैं, जिनका जिक्र बहुत जरूरी है।
5 समस्याओं का वो जिक्र करते हैं। पहली समस्या, वो कह रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं कि इलेक्टोरल वोटर आईडी को हम आधार से जोड़ दें, लेकिन आधार तो कभी भी सिटीजनशिप का प्रूफ ही नहीं था, केवल एक डिजिटल आइडेंटिटी थी, 12 संख्याएं थी जो आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी देती थी। आधार तो कोई भी ले सकता है, कोई भी रेजिडेंट जो 182 दिन किसी भी पते पर रह ले और इसकी जिसका प्रूफ दे सके कि वो वहां पे 182 दिन रहा है, भले ही वो भारत का नागरिक ना हो, वो भी आधार कार्ड पा सकता है। तो ये किस प्रकार का सुधार हुआ? दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि आधार को हमेशा से आइडेंटिटी प्रूफ तो होना था, एड्रेस प्रूफ नहीं होना था। जिन्होंने भी कोई कागजी काम किया होगा उन्होंने देखा होगा कि उनसे कहा जाता है कि एड्रेस प्रूफ में आधार नहीं चलेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधार आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, नियम वाइज भी। जबकि जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना है। आप जहां पे रहते हैं वही तय करता है कि आप कहां पर वोट दे सकते हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेसेस हैं वोटर लिस्ट में लोगों को आने की और आधार में लोगों के आने की, वो बिल्कुल अलग है। आधार, भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, या आधार में एक इंट्रोड्यूसर सिस्टम भी है, यानी आधार UIDAI द्वारा आधार की जो अथॉरिटी है वो कुछ लोगों को तय मान के चलती है, डॉक्टर्स को, कुछ NGOs को, जो लोगों को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा कदम था कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं जिनके पास अपने कागजात नहीं है, उनको कोई इंट्रोड्यूसर जाके उनका आधार बनवा सकता है। आधार तो इतना लिबरल था इस आइडेंटिटी के मामले में। जबकि जो इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड है वो हाउस विजिट पर उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या उनका रिप्रेजेंटेटिव हाउस विजिट करता है। इसमें तो यहां तक की अनुमति होती है कि बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो लोगों के घर जा सके या लोगों के बीच जाके डिसाइड कर सके कि उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जा सकता है कि नहीं, यानी जो उन्होंने डेटा वो बता रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, उसको वेरीफाई कर सकता है और अपने विवेक पर निर्णय भी ले सकता है जिससे मार्जिनलाइज लोगों को सहायता मिले। ये संपादकीय कहता है कि ऐसा प्रैक्टिस में नहीं के बराबर ही होता है। लेकिन जब मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया और पहली बार मौका आया वोटर आईडी कार्ड बनवाने का, तो जो ऑफिसर बूथ लेवल ऑफिसर घर पे आए, मेरे पास वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं था क्योंकि मैं वहां पे रहता था। तो जिस प्रकार से मेरी ये प्रक्रिया पूरी हुई उसमें इस बात की झलक मिलती है। अंततः मेरा वोटर आईडी कार्ड बन गया, मेरे बन के घर पे भी आ गया उसी दिल्ली के पते पर। वो इसलिए हो पाया क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर को यह अधिकार है कि वो निर्णय ले सके कुछ कागजों के मिल जाने के बाद। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आधार में एड्रेस को लेकर वो सेंट्रल एम्फेसिस नहीं है जो वोटर आईडी कार्ड में है। तो ऐसे में इन दोनों का मिलना बहुत समझदारी की बात नहीं लगती। तीसरा, कि कोई तय डेटा नहीं है जो कहता हो कि भाई आधार जो है वो डुप्लीकेशन को रोकने में बड़ी मदद कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस बात में कई समस्याएं हैं। ऐसा ही नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कई बार जब इलेक्टोरल रोल्स को पहले भी सुधारने की बात चली है आधार को लेकर, तो पाया गया कि बहुत सारे लोगों का नाम इलेक्टोरल लिस्ट में से गायब हो गया। ये केस देखने को मिला था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहां पे एपिक आधार लिंकेज किया जा रहा था। एपिक कुछ नहीं होता, फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड है, उसी को एपिक कार्ड कहा जाता है। तो जो इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड था और आधार की लिंकेज जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में की गई थी, जिस पर अंततः सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। रोक ये कहते हुए लगाई थी कि अभी आधार पर जजमेंट आना बाकी है, हम इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उस कार्रवाई के दौरान ही, उस छोटी सी कार्रवाई के दौरान ही पाया गया था कि लाखों लोग, 10 लाख लोग वोटर आईडी से बाहर हो गए थे, इलेक्टोरल रोल से बाहर हो गए थे। तो ऐसे में इसके खतरों का अंदाजा हमें लग जाना चाहिए। चौथी बात वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है इलेक्टोरल रोल्स को रखना, बनाना। वो एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र संवैधानिक बॉडी है, उसको बहुत ताकतें मिली हुई हैं ताकि वो स्वतंत्र रह सके, निष्पक्ष रह के, सरकार से फ्री रह के अपना काम कर सके। जबकि आधार तो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकार के कंट्रोल में चलता है। आधार का मतलब कि आधार को की जो एजेंसी है UIDAI, वो एक सरकारी एजेंसी है, सरकार के कंट्रोल में डायरेक्टली है। तो ऐसे में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, न्यस्त स्वार्थ यहां पर दिख रहे हैं। कैसे? कि आधार को जब आप इलेक्टोरल रोल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसी आधार को आप अभी किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी लोगों के अकाउंट में किसी योजना के तहत अगर पैसा जाया जा रहा है
उसके लिए आधार इस्तेमाल किया जा रहा है, राशन की दुकानों पर आधार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद इस संपादकीय कहता है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम केवल ये नहीं है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो साफ सुथरी रहे, उसका काम ये भी है कि वो साफ सुथरी दिखे, लोगों को ये संशय ना रहे कि उनकी पीठ पीछे सरकार ये जानती है कि किस योजना का लाभ किसको मिल रहा है। अंततः ये एडिटोरियल इस बात को कहता है, पांचवा बिंदु ये कहता है कि आधार एक यूबीक्विटस आईडी है। यूबीक्विटस आईडी यानी इसका कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। फोन का सिम कार्ड लेने से लेकर तमाम स्कीम्स तक, राशन की दुकानों में राशन लेने तक, तमाम जगहों पर आधार कार्ड दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब इसको आप वोटर आईडी के साथ भी जोड़ देंगे तो इस सब डेटा के साथ आसानी से वोटर्स की प्रोफाइलिंग और टारगेटिंग की जा सकेगी। क्यों की जा सकेगी? क्योंकि ना तो यूआईडीएआई ने और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी भी इस बात को पब्लिकली ऑडिट, कोई ऐसा ऑडिट किया है, कोई ऐसी जांच की है जो ये बता सके कि ये सिस्टम जो है किसी भी प्रकार के इनसाइडर अटैक से फूल प्रूफ है। यानी कि कोई अगर इस पूरे डेटा को, लिंक्ड डेटा को हैक करना चाहे तो उसको हैक नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की कोई समझ हमारे सामने नहीं है। और ये विशेष प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि अभी इस तरह की प्रोफाइलिंग अगर इस डेटा को डेटा के आधार पर कोई कर ले तो अभी तक कोई लीगल नहीं है हमारे जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके अंतर्गत। तो ऐसे में ये संपादकीय कहता है कि जो इलेक्टोरेट है यानी जो जनता है और जो संसद है, उन दोनों को ही इन प्रोफाइलिंग के रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है किसी चुनाव का डिजिटल एनालिसिस करके उस चुनाव को अपने साथ ले जाना, बजाय कि आप वोटिंग मशीन को हैक कर लें। इस तरह की बातें चलती रहती हैं। वो कह रहे हैं कि ज्यादा आसान ये होगा कि आप इलेक्टोरल रोल्स को डिजिटली एनालाइज करो और फिर उसमें बदलाव कर दो। ज्यादा आसान इसलिए भी होगा क्योंकि हमें बूथ लेवल तक का डेटा मिलता है कि हर बूथ लेवल पे किस प्रकार की वोटिंग हुई है, किसके पक्ष में कितने वोट पड़े, किसके खिलाफ कितने वोट पड़े। ऐसे में उदाहरण के तौर पे संपादकीय कहता है कि तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे 1% का वोट मार्जिन होता है। 1% के वोट मार्जिन में प्रोफाइलिंग अगर हम कर सके, कोई पार्टी कर सके प्रोफाइलिंग, और सत्ता पार्टी के पास ही इस प्रकार की सहूलियत होगी क्योंकि यूआईडीएआई है, अथॉरिटी जो है आधार की, वो सीधे उसका एक डिपार्टमेंट है। तो वो आराम से 1% का जो डेटा है उसको कई तरह से टारगेट कर सकती है। उसको टारगेट कर सकती है उसके लिए विशेष स्कीम्स देकर, लुभावने वादे करके, लुभावने योजनाओं में शामिल करके, या फिर उनको नाम ही वहां से गायब करके 1% लोगों का नाम ही तो हटाना है। तो इस प्रकार की चीजें एक खतरा है और प्राइवेसी और इंटीग्रिटी दोनों ही, उनकी निजता भी बनी रहे इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड्स की और आधार कार्ड्स की सेपरेट, और दूसरी इस प्रक्रिया की इंटीग्रिटी भी बनी रहे। इन दोनों को ही इंश्योर करना इस डिजिटल एज में सरकारों की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और जनता की जिम्मेदारी है। संपादकीय एंड में क्या कहता है? वो ये नहीं कह रहा कि देखिए सब खत्म हो गया। वो कह रहा है कि जो पुराने रूल्स थे उन्होंने कहा था कि सारी इंफॉर्मेशन जो है, इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे। ये रूल्स जब बने थे 1950 में तो सोचा गया था कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है ये इंश्योर करेगी कि जनता इस बात पर नजर रख सके कि किसी का नाम गैर जरूरी तरीके से हटाया तो नहीं जा रहा या गैर जरूरी तरीके से जोड़ा तो नहीं जा रहा। आज के समय में इस ट्रांसपेरेंसी के खतरे हैं क्योंकि इस ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी के टूल्स जनता की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन पे ऐसा भरोसा जताया जाता है कि ये करना संभव नहीं है। वो टेक्निक्स हैं क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित टेक्निक्स। डिटेल में बात नहीं की गई है इसलिए हम भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक आगे की राह सुझा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि चलिए वापस प्रागैतिहासिक युग में ही चल लेते हैं क्योंकि वहां सब कुछ ठीक था, एक स्वर्णिम काल था। नहीं, वो कह रहे हैं कि बढ़ना तो आगे ही है। ये सब खतरे हैं जिनके हमने बात कर दिया, इन खतरों से निपटने के लिए भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। हम उन टेक्नोलॉजीज का रुख करें, उनको टटोल के देखें, ताकि जो ये समस्याएं हैं इनको हम आंसर करने की स्थिति में हैं। ये दो बातें हमने कर ली, दो एडिटोरियल्स डिस्कस कर लिए। आखिरी एडिटोरियल्स में जो कुछ पॉइंट मिसिंग रह गए हैं अब तक के एडिटोरियल्स में, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। इसको लिखा है वृंदा भंडारी साहिबा ने, वो दिल्ली में वकालत प्रैक्टिस करती हैं। वो क्या कह रही हैं कि जो अभी रिसेंटली बिल पास हो गया आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का, उसमें एक प्रोसीजरल फ्लॉ की वो बात करके अपने एडिटोरियल को शुरू कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इसमें कहा गया है
कि किसी को भी मना नहीं किया जाएगा। देखिए, वॉलंटरी बेसिस पर लोगों के आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ा जाएगा, ठीक है। वॉलंटरी वर्ड लुभावना दिखाया गया है कि किसी को रोका नहीं जाएगा। वो कह रही है कि ये भी कहा गया है कि किसी को मना भी नहीं किया जाएगा, अगर उसको अपना नाम इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल में चढ़वाना है तो किसी को मना नहीं किया जाएगा अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है। और किस आधार पर मना नहीं किया जाएगा? उसका आधार जो है वो तय किया जाएगा अभी। The reasons due to such जो cause है, such sufficient cause as may be prescribed, यानी अभी सरकारी एजेंसीज ये तय करेंगी कि किस स्थिति में लोगों को अलाउ किया जाएगा कि आधार के बिना भी वो वोटर आईडी कार्ड बनवा सके। तो ऐसे में वो कहती हैं कि फिर जो वर्डिंग है कि ये वॉलंटरी है, ये अपने आप में एक झूठ रह जाता है, क्योंकि अभी तक ये बताया नहीं गया है कि जो जरूरत हो सकती है, जिस जरूरत के आधार पे किसी को ये छूट दे दी जाए कि उसको वोटर आईडी को अपने आधार से लिंक नहीं करना है, वो जरूरतें तय नहीं की गई हैं अभी, और उस पर कोई वोटिंग नहीं हुई है, उस पर कोई बहस नहीं हुई है। तो फिर खतरा ये है कि एक तो इस प्रकार की कंडीशंस बनाई जा सकती हैं कि लोग आधार से लिंक ही करें अपना वोटर आईडी कार्ड, असल में उनके पास ये चॉइस रहे ही नहीं। दूसरी बात क्या है, वो कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बात को तो सोचा ही नहीं गया है। किस बात को? इस बात को नहीं सोचा गया है कि कोई चाहेगा ही नहीं कि अपना आधार हम वोटर आईडी से लिंक करें। इस आइडिया के बारे में नहीं सोचा गया है। सोचा ये गया है कि किसी कारण से अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो हम सोचेंगे। उसके भी कॉज नहीं बताए गए हैं अभी कि वो क्या सोचेंगे, बट ये नहीं सोचा गया है कि किसी का मन नहीं है, किसी को प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, किसी को दूसरे एथिकल कंसर्न्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, इस बात का कोई स्पेस नहीं है इस एक्ट में। उसके बाद वो 3-4 बड़ी बातें करती हैं। पहली बातें कर रही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया है। अब तक सारा बर्डन किस पे होता था? सरकारों पे होता था। सरकार घर घर जाके वेरीफाई करती थी, एड्रेस प्रूफ, दूसरी डिटेल्स, और तब वोटर आईडी कार्ड ऑथेंटिकेट होता था। अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया है, लोगों को अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि वो डिजर्व करते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड। पहला खतरा ये हो गया। उसके बाद वो कहती हैं कि इस खतरे में ये बात समाहित है, हमने पहले भी जिक्र किया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें उदाहरण थोड़ा लंबा दिया गया है, कि इस बात का खतरा समाहित है कि बहुत सारे लोग इलेक्टोरल रोल्स से बाहर हो जाएं, जो कि देखा गया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि किस प्रकार से लाखों रिपोर्टर बाहर हो गए हैं, और ये इसलिए भी बाहर हो गए थे कि जो डिलीशन किया गया था उसके लिए कोई डोर टू डोर वेरिफिकेशन नहीं किया गया, कि जिन लोगों का आधार लिंकेज नहीं मिल रहा था उनके वोटर आईडी कार्ड से, ऐसा नहीं कि उनका नाम मिटाने से पहले एक सर्वे हुआ, जिस प्रकार का सर्वे लोगों को इंडक्ट करते समय होता है इलेक्टोरल रोल में, कोई सर्वे नहीं हुआ, उनका नाम गायब हो गया और चुनावी प्रक्रिया से लाखों लोग बाहर हो गए। कहा जाता है कि ये संख्या जो थी वो 10% तक थी, जो टोटल उन राज्यों की वोट देने वाले लोगों की संख्या थी, उसके 10% लोगों ने अपने वोट का अधिकार खो दिया उस समय के लिए। उसके बाद दूसरा खतरा वही पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग का है कि आधार और वोटर आईडी की अगर लिंकेज हो जाती है, सरकार तय कर सकती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं जो कई तरह की वेलफेयर सब्सिडीज का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वेलफेयर सब्सिडीज के लिए हम जानते हैं आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा आधार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो फिर उसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सर्टेन मैसेजिंग कर सकती हैं, केवल उन्हीं लोगों को मैसेज भेज सकती हैं जिन लोगों ने कोई कई स्कीम्स का फायदा उठाया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि अप्रैल 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने UIDAI को कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसी एलिगेशंस, क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि केवल आधार कार्ड जिन लोगों का था उन्हीं लोगों को कुछ बल्क मैसेज गए, एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम नहीं दिया है, अंदाजा लगा लीजिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के मैसेजेस केवल उन लोगों के पास पहुंचे अपना प्रचार करते हुए जिन लोगों के आधार कार्ड थे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस संदेह पर जवाब मांगा UIDAI से कि ऐसा कैसे संभव है, क्या इस प्रकार का कोई डेटा लीक हुआ है। तो ऐसे में ये अमेंडमेंट जो पास किया गया है ये बिल्कुल चुप है कि क्या इलेक्शन कमीशन या कोई दूसरी एजेंसी इस प्रकार के हमले को, इस प्रकार की शेयरिंग को कैसे रोकेगी, इस बारे में बिल्कुल शांति है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल कंसर्न भी हैं। प्रोसीजरल कि ये ठीक तरीके से नहीं हुआ। क्या कंसर्न है कि भाई ना तो डिबेट करने का मौका दिया गया, और जो कानून वोट करने के लिए पास हो रहा है, वोट की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए पास हो रहा है,
उस कानून को पास करते समय वोट का अधिकार नहीं दिया गया, वॉइस वोट से पास कर दिया गया। लोगों को हाथ उठाकर जो दूसरी प्रक्रिया होती है, लोगों को अपना डिवीजन ऑफ वोट की जो प्रक्रिया होती है बताने की कि किसने किस चीज के पक्ष में वोट दिया, वो वो वोट डिवीजन अलाउ नहीं किया गया। ये एक विसंगति है, एक आयरनी है, एक विडंबना है। बहरहाल इसके बाद वो कहते हैं कि रिपीट करती है कि कोई गवर्नमेंट ने डेटा नहीं दिया है, हम बात तो कर रहे हैं और कई बार शोर इतना मचता है कि हम जड़ की बात भूलने लगते हैं, हम उसको सत्य मान लेते हैं। ये कहा तो जा रहा है कि बहुत बोगस वोटर है, बहुत बोगस वोटर है। कितने हैं, कहाँ हैं? तभी तो आप बता पाएंगे। पहले आप बताइए कि इस समस्या की सीवियरिटी कितनी है, कितनी गंभीर है ये समस्या, और फिर बताइए कि इसका समाधान है कि नहीं। इसी को तो कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी, कि अगर इतनी कोई बड़ी समस्या है तो उसके लिए इतना बड़ा समाधान। जो चीज सुई से सुलझ सकती है उसको सुई से सुलझाया जाता है, जो तलवार से सुलझती है उसको तलवार से। यही है ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनैलिटी की परिभाषा। तो ये जो मेजर है, इसको जस्टिफाई करने का जो पीछे का डेटा है, वो सरकार ने कभी मुहैया नहीं कराया है, और ना ही ये बताया है कि अगर ये समस्या है भी तो क्या तय तौर पे आधार इस समस्या से जूझ पाएगा, क्योंकि आधार खुद इस चीज के लिए जाना जाता है कि उसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन है, बहुत सारे लोग आधार के डेटाबेस से बाहर हैं, आधार के डेटाबेस में बहुत सारी समस्याएं हैं। और आखिरी में ये संपादकीय इस सवाल के साथ खत्म होने की ओर बढ़ता है कि क्या लोग भूल गए कि जब आधार प्रोजेक्ट लाया था तो कहा गया था कि इसको वेलफेयर के लिए लाया जा रहा है, तभी तो इसको मनी बिल बताकर संसद से पास करवा दिया गया। इस संपादकीय बोलता है कि भाई तब तो आपने इसको मनी बिल बताया, इस आधार पे जस्टिफाई किया इसका मनी बिल होना कि इसका इस्तेमाल जो है वो वेलफेयर पर्पस के लिए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि वेलफेयर पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसे में क्या आप उसके इस्तेमाल से, उस मनी बिल वाले प्रेमाइस से बहुत आगे नहीं बढ़ गए हैं? तो क्या वो धोखा था या ये छलावा है? इस बात के साथ वृंदा भंडारी साहब इस संपादकीय को अंत करती हैं और कहती हैं कि इनमें से बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट अंततः इन पर निर्णय लेगा। तो इसी के साथ हम आज के सारे संपादकीयों को डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे संपादकीय इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ जुड़े थे। कई लोग पूछते हैं कि इनको हम याद कैसे रखेंगे, इनके नोट्स कैसे बनाएंगे। आप महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बना सकते हैं। आप उन टॉपिक्स को पहले तो दर्ज करिए, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 की अलग अलग कॉपी रखिए। आप उन टॉपिक्स को दर्ज करते रहिए जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके पास साल के अंत में आपको पता हो कि कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे एडिटोरियल डिस्कशन में आपने सुने थे, जाने थे, और उससे जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर मुद्दे से जुड़े 10 पॉइंट आप अपने पास एक पन्ने पर रख सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास नोट्स तैयार रहेंगे। इस बात पर हम और भी बातें करेंगे आने वाले एडिटोरियल्स में। तब तक के लिए नमस्कार।